सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों से मुताल्लिक अहम केस की समाअत हुई है। आज की समाअत में अदालत ने करार दिया है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी सवाल आईनी है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में 9 मई के सिविलियन मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करने की इजाज़त दी थी। ताहम फौजी ट्रायल के फैसलों का मुस्तकबिल मौजूदा केस के हतमी फैसले से मशरूत है। अगर ट्रायल कलअदम करार दिए गए तो 9 मई मुल्ज़िमान का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके क्या आने वाले दिनों में मुरतब होंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हाफिज़ एहसान खोकर साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ दोनों मौजूद होंगे जिनसे हम इस केस के मुस्तकबिल के ऊपर बात करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, मुझे ये बताइएगा कि फ़ौजी अदालतों में 105 केसेस में 39 अफराद की तो अब ज़मानतें हो गई, रिहा हो चुके हैं। 48 का मामला हम देख रहे हैं कि अपील में है, अभी उसका फ़ैसला होना है। अगर ये ट्रायल जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो क्या फिर दोबारा से ये सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल होगा, एक लंबी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी आज तक हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल विज़ावर्स 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आने वाली है, यानी कि आज भी उसकी हेयरिंग हुई है और आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठा हुआ था उसने बाकी सारे केसेस जो है उन्हें डी लिस्ट कर दिया और कल भी जो है सारे केसेस जी लिस्ट हैं। तो मुझे उससे लग ये रहा है कि कल शायद जो आपका इस वक्त एपेलेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कल अपनी चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे और अगले 2-3 दिन के अंदर जो है वो जो रिस्पोंडेंट साइड है या नीचे जो पिटिशनर्स थे वो अपनी चीज़ों को कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बाय दिस वीकेंड या अगले वीक तक जो है इसका आ जाएगा। तो लिहाजा जो भी चीज़ें आज तक हुई हैं, चाहे पार्डन्स आई हैं, चाहे सेंटेंसेस को कंफर्म करके कोर्ट ऑफ अपील के अंदर चली गई हैं, वो सारी की सारी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि जो 23 अक्टूबर 2023 की जजमेंट जो है वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने जिन लॉज को या जिन सेक्शंस को किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट अगर करती है, सादा लफ्जों में जो 23 अक्टूबर वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का। हाँ। तो अब जो एपेलेंट है अगर वो समझती है कि वो फैसला गलत है तो होगा ये कि आपकी 1967 की जो पोजीशन है वो रिवाइव कर जाएगी और जब रिवाइव कर जाएगी तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसी तरह कंसिडर की जाएंगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस जो हैं, जो भी सिविलियन है जिसने मिलिट्री लॉज की वायलेशन की है उसको ट्राई किया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर मैं समझता ये हूँ कि वो जजमेंट कितना अपने आप को स्टैंड कर पाती है एपेलेट बेंच के अंदर, चूँकि बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों के ऊपर आर्गूमेंट्स जो बिल्ड किया गया है। एक ये बिल्ड किया गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं वो चूँकि हमारा आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसके नीचे और 175(3) के नीचे वो कोर्ट्स के ज़ुमरे में आता नहीं है, लिहाजा वहाँ पे ट्रायल होता नहीं है। अब ये है कि 1975 से लेके 2022 तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इन ट्रायल्स को इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन करती रही है। इवन 23 अक्टूबर की भी जो जजमेंट आई है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं वो आर्टिकल 175(3) के होते हुए हो सकते हैं। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की 23 अक्टूबर वाली जजमेंट देखें तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। एक तरफ आर्गूमेंट ये है कि 175(3) के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल नहीं हो सकते, यानी कि उसे आप एज ए ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकते। उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कहते हैं आर्टिकल 175(3) के अंदर है। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है जो 23 अक्टूबर वाला था कि जी आर्टिकल 8 और उसकी सब क्लॉज 5 जो है उसके नीचे जो है ये चीज़ें जो हैं आगे नहीं चल सकती, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे बात की है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन, अगर ये स्ट्राइक डाउन होता है
तो क्या ये एक रिवर्स साइकिल चलेगा दोबारा, फिर वो सिविलियन कोर्ट्स में एक लंबे कानूनी प्रोसेस का उन लोगों को सामना होगा? और साथ में जिस तरह हाफिज एहसान साहब ने कहा है कि शायद कोर्स करेक्शन हो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, पिछले डिसीजन की रिव्यू करना पड़े चीज़ों को जो 2023 में फैसला किया अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर शायद चीज़ें उसी तरफ चल पड़े दोबारा जहां उससे पहले की पोजीशन थी। योर टेक ऑन। सबसे पहले तो जो आपका पहला सवाल है उसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर, और हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसका अक्टूबर 2023 वाला फैसला दुरुस्त है, उसको अपहोल्ड कर देती है और कहती है कि सेक्शन 21D आर्मी एक्ट का, जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कलअदम करार दे चुकी है, जिसके खिलाफ ये अपील इफेक्टिवली सुनी जा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को अपहोल्ड कर देती है तो जितने ट्रायल्स भी मिलिट्री अदालतों के नीचे हुए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और असरे 9 इन लोगों के ट्रायल्स करने पड़ेंगे। ये होता है या नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जो नीचे का सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब वाले बेंच का, वो दुरुस्त है और उसको अपहोल्ड कर देती है, तो फिर ये तमाम ट्रायल्स, ये तमाम सजाएं ख़त्म हो जाएंगी और इनका असर 9 ट्रायल करना पड़ेगा मुतल्लिका, क्योंकि एंटी टेररिज्म की दफ़ात लगी हुई हैं तो 88 कोर्ट्स के अंदर, एंटी टेररिज्म की अदालतों के अंदर ये ट्रायल करना पड़ेगा। दूसरी बात जो हाफिज साहब ने की, मैं हाफिज साहब की प्रिंसिपल बात से ज़्यादा डिसएग्री नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुख्तलिफ सवालात हैं। जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है और जो मजीद एप्लीकेशंस भी, जो मजीद पिटिशंस दी जा रही हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुख्तलिफ सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है, क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनके बेसिस के ऊपर एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालत के अंदर किया जाए। हाफिज साहब ने जिस तरह कहा, इसके ऊपर पहले FBLE और दीगर केसेस मौजूद हैं जहां पे अदालतों ने कहा कि हाँ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे किसी सिविलियन, कोई ऐसा सिविलियन जो कि फौज के अंदर ना भर्ती है, ना कभी भर्ती रहा, ना फौज के साथ किसी कैपेसिटी में काम करता है, वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिसका ट्रायल सिविलियन हो। फॉर एग्जांपल, और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी शहरी कुलभूषण यादव की हेल्प कर रहा होता तो शायद उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, सिर्फ क्योंकि उसके अंदर ऐसे सीक्रेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि ओपन ट्रायल में नहीं चल सकते। खुदा न खास्ता कल को अगर कोई पाकिस्तानी शहरी हमारी किसी सेंसिटिव चीज़ के ऊपर, तनसीबात के ऊपर हमला कर देता है, तो उसके अंदर इस तरह की सीक्रेसीज इन्वॉल्व हैं कि शायद ओपन अदालत में उसका ट्रायल ना चल सके। तो इस हद तक तो मैं हाफिज साहब की बात से एग्री करता हूं कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से पहले, इसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 21D आर्मी एक्ट का स्ट्राइक डाउन कर दिया, कहा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती जहां पे मिलिट्री के अंदर सिविलियन ट्रायल हो, लेकिन माजी में FBLE और दीगर केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। अच्छा, अभी ये जो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है मिलिट्री कोर्ट्स को, ये जो अभी जो हम देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशनल परमिशन दी मिलिट्री ट्रायल की, तो जो उसकी कलअदम शिकें थी जिन्हें स्ट्राइक डाउन किया गया था, वो भी रिस्टोर हो गई हैं इसमें? देखिए, अभी रिस्टोर नहीं हुई। जो कंडीशनल ट्रायल की जो अप्रूवल दी कि आप फैसले सुना दें, वो इस बेसिस पे हुआ कि नीचे की पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 21D जिसके तहत मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं उसको कलअदम करार दे दिया। जब अपील के अंदर ये बात गई इस आईनी बेंच के सामने या इस मुतल्लिका बेंच के सामने, तो उन्होंने अपील में नीचे की जजमेंट को सस्पेंड कर दिया, यानी कि अभी हतमी फैसला नहीं दिया, अभी के लिए सस्पेंड कर दिया और हतमी फैसला मुकदमा सुनने के बाद देंगे। तो आपको ये लगता है कि ये स्पेस इसमें मौजूद होगी, लेकिन आप सिर्फ उस जवाब में इंटरेस्टेड हैं या उस रिमार्क्स में या उस डिसीजन में इंटरेस्टेड हैं या उसकी किसी क्लॉज में इंटरेस्टेड, उसके किसी पॉइंट में इंटरेस्टेड है कि वो कहेंगे क्या इस मामले को जस्टिफाई अगर किया जाता है? जी, सुप्रीम कोर्ट को 2 बातें करनी पड़ेंगी इसको आगे लेके चलने के लिए। एक, उनको कहना पड़ेगा कि सेक्शन 21D जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होता है, आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D, वो कलअदम नहीं है, वो दुरुस्त है। जो आज अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वजारत दिफा एक आईनी इदारा है, एग्जेक्टिव इदारा है और अदलिया का जो किरदार है वो नहीं अदा कर सकता, तो फिर आर्मी एक्ट जो है उसमें ये इख्तियार क्यों दिया गया है? और इसके तहत अगर ये सारे जो ट्रायल्स होते रहे, ये कहाँ लोग सैकड़ों ट्रायल्स हुए हैं, फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मेरे नज़दीक तो मैं एक ले मैन के तौर पे सवाल कर रहा हूँ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं ये सवाल भी पूछना चाहूँगा ऑनरेबल कोर्ट से अपनी
कि फिर ये जो पीछे एक समंदर बह गया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हमारी क्या कर रही थी, क्यों खामोश रही, अगर ये तमाम मामलात आज इस नहज पर पहुंचकर डिस्कस हो रहे हैं? आदिल, एक तो ये है कि 1972 से लेके 2022 तक, जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 1875 सिविलियंस के ट्रायल हुए जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुए हैं, जिन्होंने इन लॉज की वायलेशंस की, चाहे पाकिस्तान आर्मी एक्ट है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या उसके नीचे जो सेक्शन 59(4) है जिसके अंदर सिविलियन ऑफेंसेस को डिफ़ाइन किया गया है। और ये तीनों अमेंडमेंट्स जो थी 1967 थी, उसमें से जो है 2018 से 22 तक 180 ऐसे सिविलियंस थे जिनको पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर डिफाइन ट्राई किया गया, सेंटेंसेस दी गई और इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी और उनके मैटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तीसरी वो कैटेगरी है कि जिसके अंदर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नीचे जो था वो सज़ाएँ दी गई मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, 250 से ज़्यादा थी। उनकी सज़ाएँ जो थी, सेंटेंसेस जो थी, वो पेशावर हाई कोर्ट ने सेट असाइड की और पीटीआई ने एज ए फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे है उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। अब जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन आ रही हैं या जितने भी आर्गूमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 52 साल से एड्रेस कर चुकी है, इसी फेयर ट्रायल को, इसी लॉ की एक्सटेंट को। चूँकि इस वक्त लॉ की एक्सटेंशन से ज़्यादा एक इशू ये है कि जो जुरिस्डिक्शन को चैलेंज, अगर तो ये मामला जो है वो उस चीज़ के अंदर आता कि रेगुलर ट्रायल के अंदर आता, आपने उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया वो आर्टिकल 184(3) के नीचे, तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 8 और सब आर्टिकल 3 के होते हुए क्या इन लॉज की जुरिस्डिक्शन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता? सवाल असल ये है। बाकी तो इंसिलरी क्वेश्चंस है ना। अब 75 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होता है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, हर सिविलियंस पे लॉ अप्लाई करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इसके अंदर जो है आपका फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता। 95 के अंदर शाहिद अब्बासी केस में कहा गया, 2007 में मुश्ताक अहमद का केस आया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का 2014 के अंदर 15 के अंदर आया, पाकिस्तान की फुल कोर्ट बैठा, उसने ये डिसाइड किया कि ये आर्टिकल 10A की भी वायलेशन नहीं है, चूँकि उस वक्त जो था आपकी 18th अमेंडमेंट आई। फिर 2017 के अंदर सैयद अहमद, तो ये एक जितनी अब नैरेटिव बना है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल है उठ रहा है कि क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट को तस्लीम किया जाएगा कि हाँ इसके तहत सिविलियंस का ट्रायल इस तरह हो सकता है? देखें आदिल, ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट दी है, उसमें भी एक्सेप्ट किया है कि आर्मी एक्ट ठीक है और इसके नीचे ट्रायल हो सकता है और ये एक्सक्लूजन आर्टिकल 175(3) के अंदर बिल्कुल ठीक है और जितने भी ट्रायल किए जा सकते हैं उसके अंदर कोई कानूनी कदगन नहीं है। अब उसके अंदर उन्होंने एक अपने खुद तौर पे एक डिस्टिंक्शन पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ के ऊपर ये है सिटीजन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल आया, सिविलियंस का नहीं है, कि हर वो शख्स जो है अगर पाकिस्तान के आर्मी एक्ट की 2D1 सेक्शन 2D12 या सेक्शन 59(4) या ऑफिशियल सीक्रेट, बट ये जो जस्टिस मंदुखेल साहब ने एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई मना करने के बावजूद आर्मी इंस्टॉलेशंस के या चेक पोस्ट के या इन जगहों के करीब आता है तो क्या उसका मिलिट्री ट्रायल हो? देखिए बात ये है, और मंदुखेल साहब ने 175 का नहीं देखे ना, यही 170 जिक्र नहीं किया, नहीं 175 का आज जिक्र हुआ और 175(3) का जो जिक्र है वो उसी जजमेंट के अंदर जो 23 अक्टूबर वाली इंप्यूग्ड हुई है उसके अंदर ये माना गया है कि 175(3) से बियॉन्ड इस एम्बेड को मिलिट्री ट्रायल को किया जा सकता है। अब दूसरा जो सवाल ये है कि सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 59 तक जो है 59 तक आपके मिलिट्री ऑफेंसेस जो हैं वो डिफाइन किए गए। अगर कोई शख्स उनको वायलेट करता है तो जो ऑफेंस होगा उसकी वायलेशंस आएगी ना और उसी क्वांटम से आप उसको सजा देंगे। अब उसके अंदर ये है कि जो मंदुखेल साहब की एक दो ऑब्जर्वेशन जो आज आई थी वो सारी की सारी वो है या इस जजमेंट में उनको एड्रेस कर दिया गया है जो इम्प्यूग्ड है यानी कि जिस पे इशू बना, और या वो है कि जो 1975 से लेके 2022 तक 50 साल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनकी एंडोर्समेंट करती आई है। तो मैं ये समझता ये हूँ कि एक जिस तरह अब एक आर्गूमेंट बिल्ड होना शुरू हो गया है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, लेकिन कौन से सिविलियन? अब पहले तो आपने देखा होगा कि एक ये आर्गुमेंट आया था कि जी किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप ट्रायल नहीं कर सकते। अब एक सिचुएशन नहीं जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, लेकिन किस सिचुएशन के अंदर? अब वो सिचुएशन जो है या तो उसको लॉ डिफाइन करे कि ये वो कैटेगरी है कि अगर इसके अंदर ये डिटरमिन हो सकता है इस केस के थ्रू के बिल्कुल नहीं, इसके अंदर दो चीजें डिटरमिन आएगी जो मैं एक इसके अंदर ये है कि कभी भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूज पे नहीं जाएगी,
वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहेगी, जो मैं एक तो वो ये कहेगी अगर जिस तरह हो सकता है या नहीं हो नहीं, और वो ये और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एपेलेट बेंच के लिए जो 50 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, उससे हटना जो है वो बड़ा मुश्किल है, चूंकि उससे बड़े बेंचेस वो कर चुके हैं। बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी मैं हाफिज साहब की बात से ज़्यादा डिसएग्री नहीं करता। वैसे भी मैंने ओवर टाइम इस बात से सीखा है कि हाफिज साहब की बात से डिसएग्री करके इंसान की कोई हाफिज एहसान साहब की बात से डिसएग्री करके मैं पाकिस्तान में वकालत भी करना चाहता हूं, तो मैं ज़्यादा डिसएग्री नहीं करता। सिर्फ इतनी सी गुजारिश उनसे करूंगा और उनकी बात को तस्लीम करते हुए कि ये बात दुरुस्त है कि वैसे तो नाम में रसूल आ जाए तब भी एहतराम करना पड़ जाता है नजरियात और इख्तिलाफात के बावजूद। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से जो है वो आपको एहतराम इंडिपेंडेंट है, साथ हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बिल्कुल उनकी एक राय है, उसके अंदर वजन होता है। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि हाफिज साहब ने दुरुस्त कहा कि एफपी अली और दीगर केसेस के अंदर, सईद अहमद खान और दीगर केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माजी के अंदर इन शिकों को अपहोल्ड किया। लेकिन हाफिज साहब आपको बहुत सारी ऐसी भी जजमेंट्स बता सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 साल किसी चीज़ को अपहोल्ड किया और फिर इवेंचुअली कह दिया कि इसको हम आज से तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी इंटरप्रिटेशंस हैं जो 1970s से 60s से चल रही थी, जिनको लॉयर्स मूवमेंट के बाद 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर इस तरह के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, एनआरओ केस के अंदर इस तरह के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं हाफिज साहब की बात से एग्री करता हूँ कि माजी में जजमेंट्स इस हक में भी हैं, इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पे एक आईनी बेंच बैठा हुआ है, वो ये बात भी कर चुका है कि हमें फुल कोर्ट तस्लीम किया जाए, यानी कि वो माजी की जजमेंट से बाउंड भी नहीं है। वो कहता है कि हमें एज आईनी बेंच फुल कोर्ट तस्लीम किया जाए, तो उनके ऊपर वो तमाम जजमेंट्स बाइंडिंग नहीं है। वो आइन और कानून और फैक्ट्स की दलील सुन के इसके ऊपर असर नौ फैसला कर सकते हैं। सो आपके ख्याल में जो ये बात करेंगे 50 इयर्स का जो एक पीरियड है जिसके अंदर वो एक्सेप्ट किया गया है सारे प्रोसेस को, इतना आसान भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए इससे रिवर्स लेना? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह की छोटी सी बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अब तक जैसे कि आप जानते हैं 26 तरामीम हो चुकी हैं, उसके अंदर से 16 के करीब तरामीम मुख्तलिफ अदवार के अंदर चैलेंज हुई। हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आइनी तरामीम को स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, अल जहाद ट्रस्ट केस, मलिक असद अली केस, वकला महाज, महमूद खान अचकजई, बहुत सारे केसेस के अंदर ये कहा। लेकिन फिर जब 21वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट आई तो उसने अपनी 40-50 साल की जूरिस्प्रूडेंस को अनडू करके एक सेलिएंट फीचर्स का डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि अगर आइन की कोई तरमीम इन सेलिएंट फीचर्स को वायलेट करती है तो हमारे पास हक है उसको स्ट्राइक डाउन करने का। ये एक ऐसी जूरिस्प्रूडेंस थी जो पिछले 60-70 साल की अदालती नजीरों के खिलाफ थी। पहली वन लाइनर मैंने क्लोज करना चाहिए। मैंने दो चीजें, एक मैंने ये कहा है कि जो 50 साल की एक है, दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 2023 के अंदर आके रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है या उसके बाद री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है या जुडिशियल ओवर रीच कर सकती है? नहीं, ये वो सवाल जिसका पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट बेंच देगा और यही वो असल चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस केस का फैसला एहसान खोकर साहब, बैरिस्टर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बंदिश और सुस्त रफ्तारी के बावजूद क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में सालाना बुनियादों पर 33% इजाफा हुआ है? जी हां, माली साल 2024 में आईटी एक्सपोर्ट्स 3.2 अरब डॉलर हो चुकी हैं और तवक्को है कि रवा माली साल के इख्तिताम पर यह बढ़कर 4.5 बिलियन डॉलर हो जाएंगी। लेकिन क्या ये पेशरफ पाकिस्तान के पोटेंशियल के मुताबिक है? हम इस पर बात करेंगे क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जो इंडिया का जीडीपी है हमसे 10 गुना ज्यादा है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट 210 अरब डॉलर को पहुंच चुकी है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की मईशत का तनासब देखा जाए तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इस वक्त 21 अरब डॉलर होना चाहिए थी। सवाल फिर यह है कि आईटी सेक्टर में पोटेंशियल के मुताबिक तरक्की करने के लिए पाकिस्तान को किस किस्म का इकोसिस्टम रिक्वायर्ड होगा। और अगर जो इश्यूज हैं उसकी बात करें तो जो टॉप 10 VPN नामी ग्लोबल इंटरनेट
मॉनिटर की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2024 में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश की वजह से पाकिस्तान को $1.62 बिलियन का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन जो पाशा की जानिब से कहा गया कि 1 घंटे की इंटरनेट बंदिश से मुल्क को $10 लाख से ज़ायद का नुकसान होता है। अब एक तरफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक शिकायत हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है। उनका हाल ही में जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ एक इजलास में कहा कि IT एक्सपोर्ट्स में इजाफे के बावजूद IT कंपनियां असल रकम मुल्क में वापस ही नहीं लाती। इस इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में 23 लाख से ज़ायद फ्रीलांसर्स हैं जिनका IT एक्सपोर्ट्स में हिस्सा सिर्फ 15% बनता है। इनमें से सिर्फ 38,000 फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स हैं। तमाम स्टेट बैंक की जानिब से ये एक ज़ाहिर हौसला अफजा खबर दी गई है कि हर हफ्ते की 500 नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने साथ में ज़ाहिर ये उम्मीद का इजहार किया है कि रुझान इस जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए कि बाकी लोग भी अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाएंगे। अब ये भी जहन में रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने 5 साला इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लान उड़ान पाकिस्तान का ऐलान किया था। इसके मुताबिक 5 साल में फ्री लांसिंग इंडस्ट्री को $5 बिलियन की इंडस्ट्री एक्सपेक्ट किया जा रहा है और $10 अरब की सालाना IT एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया गया है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खार साहब, IT कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, ज़ुहैब खान साहब एक्सपर्ट हैं, साबिक चेयरमैन पाशा हैं। इन दोनों हजरात से हम बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू परवेज़ साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, एक तरफ IT सेक्टर की बात की जाती है कि जी इसके अंदर लॉसेस हो गए, अगर हम देख रहे हैं एनुअल 33% इंक्रीज़ आया है अब हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर, 3 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू जनरेशन हुई है, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती है, कौन सी वाली बात दुरुस्त है? एक्चुअली ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बल्कि ये रीअफर्मेशन है इस बात की कि द पोटेंशियल इज़ मच मोर। ये 3.2 बिलियन भी जो आप कह रहे हैं, ये 3.2 बिलियन वो है जो स्टेट बैंक के ज़रिए आया है। एक्चुअल की फ़िगर क्या है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले इंट्रो में कहा कि बहुत से फिगर जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते या लोग लाते ही नहीं पाकिस्तान अपना कमाया हुआ पैसा डॉलर्स, तो वो अगर हम कैलकुलेट करें तो शायद ये फिगर 3.2 से बढ़ के 5 बिलियन को भी क्रॉस कर जाए। तो ग्रोथ इसमें बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। इंडिया से एग्जांपल आपने दी कंपैरिजन की, उससे भी पता चलता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। सिर्फ ये है कि वो शायद हमें वो एनेबलमेंट, वो फैसिलिटेशन हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिल रही, जी हाँ, जो उसे मिलनी चाहिए। सो अगर ये चीज़ें अलाइन हो जाएं, इंडस्ट्री को और फैसिलिटेट किया जाए, हमारा सिस्टम बेटर हो, तो फिर हम इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जी हाँ। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा ज़ुहैब साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है कि हम देख रहे हैं एक तरफ लॉसेस की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 33% इंक्रीज़ और फिर 3.2 बिलियन की अर्निंग्स, ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मैं कहूँगा सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जितनी IT सेक्टर है या स्मॉल मीडियम IT कंपनीज हैं, वो ज़्यादातर फाइबर या फिक्स्ड लाइंस पे अपना बिजनेस कर रही होती हैं, और एज पर माई इंफॉर्मेशन एंड टॉकिंग टू ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स, फाइबर पे या फिक्स्ड लाइंस पे पिछले 2-3 सालों में इंटरनेट पे कोई बंदिश नहीं आई है। ये 3G 4G पे टेम्परेरी सिचुएशन की वजह से जब ब्लॉकेज आता है तो वो आता है। और ये जो आप नंबर्स की बात कर रहे हैं या VPN की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का पिछले 6-8 महीने के अंदर सबसे बड़ा लॉस नंबर से ज़्यादा ब्रांड इमेज का हुआ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कैलकुलेटेड नंबर्स को मीडिया में, मार्केट या सोशल मीडिया पे मार्केट किया जाता है, ये सबसे बड़ा लॉस है। दूसरी बात आपने इंक्रीज की बताई, पाकिस्तान को IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो बड़ा डैमेज है वो प्रोपेगेंडा की वजह से ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर फैक्टर। एग्जैक्टली, मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा विदाउट एनी फैक्ट्स। आपके सामने नंबर देखें, 2 साल हमारी एक्सपोर्ट $2.6 बिलियन पे रुकी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह जून में $3.2 बिलियन हुई, और आप महीने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें बढ़ती जा रही है। और अगर इसी तसलसल से चले हम इंशाल्लाह तो हम 4 बिलियन तक तो जून 2025 तक पहुंच जाएंगे। बट जैसा अभी इसमें जिक्र आया कि ये एज पर स्टेट बैंक नंबर है, हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट ज़्यादा है,
देखें कोई भी बिजनेसमैन इसकी तो बड़ी हमारे सामने, अगर इसको मैं सादा लफ्जों में अपने व्यूअर्स को समझा सकूं कि इस मुल्क में जो टैक्स टू जीडीपी है या जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस है हमारा, वो इस मतलब इतना है कि चंद लोग टैक्स देते हैं, एक बड़ा नंबर टैक्स नहीं देता। तो इस एक्सपोर्ट में भी मेरे लिए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हैरानकुन बात नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस और हेयर दिस कि एक बड़ा नंबर शायद वो अमाउंट पाकिस्तान में ना लाता हो, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है कि ये बैंकरप्ट हो जाएगा, लुट गए, बर्बाद हो गए, इस किस्म की बातें होती रहती हैं। तो हो सकता है एक बड़ा नंबर शायद, जिस तरह कंप्लेन भी की गई कि जी रजिस्टर्ड कराएं लोग अपने आप को फ्रीलांसर और यहाँ पर वो पैसा लेकर आएं, तो एक बड़ा नंबर अगर नहीं हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी इसमें। देखें इस वक्त हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट जो है वो 7 से 8 बिलियन डॉलर की है। कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या कोई और बिजनेस हो, पैसे बाहर कोई पार्क नहीं करता। हमारी कंपनीज या फ्रीलांसर्स बाहर पैसे इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी मोबिलाइजेशन या उसकी यूटिलाइजेशन बहुत आसान होती है। पेनियर में लोगों के अकाउंट है, मोर देन 60,000 आईटी एक्सपर्ट और आईटी कंपनीज के वर्चुअल यूएस में अकाउंट्स हैं जो अपने वो प्लेटफॉर्म से पैसे रिसीव करते हैं। पैसे वो वही लेकर आते हैं जो यहाँ पे अखराजात के होते हैं। बट हमारी आईटी गवर्नमेंट ने उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट रखने की तो परमिशन दी हुई है ना, लेकिन ये नंबर तो उससे ज्यादा है। मैं उस पर आ रहा हूँ। देखें थैंक्स टू स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कि हमें 50% डॉलर रिटेन अकाउंट खुल गए थे, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन के लिए 2 नोटिफिकेशन निकले थे स्टेट बैंक की तरफ से। एक था कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड यूएस डॉलर का और दूसरा था इंटरनेट बैंकिंग के जरिए रिपैट्रिएशन आसान हो। पहले वाला इम्प्लीमेंट तो हो गया कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड का, लेकिन उस पर तकरीबन 10% तक टैक्स होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के यूएस डॉलर बाहर रखे हुए वो दुनिया भर में पैसे जब यूएस डॉलर यूज करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता, एक मामूली सी फीस होती है। अब यहाँ पे अगर वो हमने, जब मैं चेयरमैन था तो उस वक्त हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि एटलीस्ट अगर ये टैक्स कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड से आप ख़त्म करते हैं तो काफ़ी हमारे फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज अपने इन 50% डॉलर रिटेन में डॉलर भी लेके आएंगे और बाहर आसानी से पैसे भी भेज सकेंगे। और दूसरी चीज़ इंटरनेट बैंकिंग की रिपैट्रिएशन की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। वो स्टेट बैंक को कमर्शियल बैंक्स के साथ करनी है, वो सबसे अहम चीज़ है। उससे देखिए हमारे लोगों को फैसिलिटेशन चाहिए। हमारी आईटी कंपनीज को कंप्यूटर पे बैठे दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल करके वो अपने कंप्यूटर से ट्रांजैक्शंस करते हैं। पाकिस्तान में लोग बैंक बुला लेता है कि जी आपको ये डॉक्यूमेंट साइन करना है, आपको ये करना है, तो इसलिए इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी है। और इस पे जो कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, कह रहे हैं कि जो अगर एक जैसे एक तो स्पेसिफिक अमाउंट है जो वो वहाँ रख सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, लेकिन जो एक बड़ा नंबर अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह स्टेट बैंक या वजीर ख़जाना ने जिसका हवाला दिया बात का कि जी नहीं आते, तो उसकी रीज़न आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है या मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है उसकी वजह से वो अमाउंट यहाँ पर नहीं आता। एक्चुअली फैसिलिटेशन है ना। देखिए हम दुनिया भर में जा रहे हैं, एग्जीबिशन में जा रहे हैं, ब्रांड पाकिस्तान को बना रहे हैं, कंपनीज को बाहर अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन खर्चा करना होता है। तो अब जाहिर है उनको खर्च करने के लिए अगर पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजना मुश्किल है या उस पर टैक्स ज़्यादा है तो वो पैसे बाहर ही रख के खर्च करेंगे। पॉइंट है। मैं आता हूँ जरा अभी इस पे कि गवर्नमेंट को मजीद क्या करना चाहिए या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मजीद मिलनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने अभी अपनी इंट्रो में भी जिसकी रिपोर्ट का हवाला दिया कि कहते हैं कि जी 1.63 बिलियन डॉलर लॉस हुआ है इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह से, जिसमें एक बात की जा रही है कि इस रिपोर्ट में कि कहा गया कि लेट अलोन 1.3 बिलियन डॉलर इज़ बिकॉज ऑफ ट्विटर। इज़ दैट करेक्ट? आपने वो देखी है? जी नहीं, हाँ ये मैं नहीं कह सकता कि बिकॉज ऑफ ट्विटर है, लेकिन क्या ट्विटर अगर है तो क्या ट्विटर 1.3, क्योंकि उसकी तो कोई आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक ट्विटर मोनेटाइजिंग भी नहीं प्रोवाइड करता है आपको। एग्जैक्टली। तो आपने मैं जरा आता हूं आपकी तरफ, मैं आपसे आपने देखी है वो रिपोर्ट केस में ऐसी कोई हवाला दिया गया? ये जो ट्विटर का आप जिक्र कर रहे हैं ये रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने लॉसेस की रिपोर्ट्स बहुत सी देखी है। पाशा की अपनी रिपोर्ट है एक, उसके अलावा GSMA की रिपोर्ट है, स्टैटिस्टा की रिपोर्ट है, ये VPN जो वाले VPN की रिपोर्ट है जी। इसमें कहीं जिक्र है 1.3 बिलियन? नहीं, ट्विटर का कोई जिक्र नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ी है। लेकिन हैविंग सेड दैट ये बात सही है। अच्छा, ये भी आपने जो कहा स्लो डाउन की वजह से उसमें नहीं जिक्र, शट डाउन की वजह से जिक्र है। जो लॉसेज हैं ज़्यादा वो शट डाउन की वजह से हैं। स्लो डाउन का भी जिक्र है, लेकिन बेसिकली जो लॉसेज हैं वो एट्रीब्यूटेड हैं थ्रू द शट डाउन, जो कि इंटरनेट कभी कभी बंद कर दिया जाता है किसी
ख़ास इलाके में या सारी जगह। बट वो तो चंद शायद नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट वो शायद चंद दिन हो, कोई 2, 4, 5 दिन हुए होंगे साल में जिसमें शायद पूरा दिन बंद हुआ होगा। जी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने दिन, लेकिन वो जो लॉसेस कैलकुलेट करते हैं वो उसी पे कैलकुलेट करते हैं। ओके जी लेकिन एट द सेम टाइम स्लो डाउन से भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। देयर वाज ए स्लो डाउन, अब इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन और ये कहना कि वो जितने फ्रीलांसर्स हैं वो फिक्स लाइन पर हैं, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, मोस्टली छोटे छोटे काम करते हैं। वो फाइवर मसला है जो $5 का काम करता है, तो उनके पास फिक्स लाइन नहीं होती, वो मोबाइल पे ही काम करते हैं, स्मार्टफोन पे काम करते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है। स्लो डाउन का इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। अब एग्जैक्टली कितना स्लो डाउन पे है, कितना शट डाउन पे है, ये उड़ान पाकिस्तान में जो प्लान में आईटी सेक्टर ने जो अपना टारगेट सेट किया है, इज इट रियलिस्टिक और कैन वी अचीव दिस टारगेट? जी दिस कैन बी अचीव, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ज़ुहैब साहब ने भी कहा कि वो जो फॉर एग्जांपल ये जो सहूलियात हैं कि पैसा बाहर भेजने की सहूलत होनी चाहिए, जो मंगा लें आप, फंस ना जाएं मंगा के, या टैक्स उस पर जो लगाते हैं 10% वो नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ें, उसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सी नेट यूजेज पे बहुत से टैक्सेस हैं। 15% टैक्स आप पे करते हैं हर जो इजी लोड करते हैं उस पर आप। 19.5% टैक्स प्रोविंसेस काट लेती हैं उस पर, जीएसटी के नाम पे या फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे यहाँ कटता है इस्लामाबाद में। तो बहुत सी जगहों पे यानी कोई टैक्सेस की मद में ख़ास तौर पे कुर्बानी देनी होगी मेरा ख्याल है। ठीक है, एक बात जिस तरह ज़ुहैब साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है उनको मार्केटिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, और आप भी कह रहे हैं कि जी टैक्सेस बहुत हैं, ठीक है गवर्नमेंट को इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, हर इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की भी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर वो ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि फ्रीलांसर्स अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते, तो ये भी तो कोई दलील नहीं है ना कि अगर वो यहाँ पर वो अपना पैसा नहीं लाते, या क्योंकि यही तो हमारा रियल एस्टेट पे भी कंप्लेन है, यही तो हमारी टैक्स कलेक्शन पे कंप्लेन है कि लोग टैक्स नहीं देते। सो अगर इफ दे हैव फाउंड आउट दिस वे टू सेव देयर मनी, सो ये तो कोई सर्विस ना हुई, फिर ये तो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट है। आई एग्री, ये नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए रॉन्ग थिंग, लेकिन अगर उसकी वजह है ये है कि वो पैसे ला के तो एक किस्म के वो समझते हैं हम फंस, मीन्स कि हम अब तो खैर रिसेंटली ये हुआ, ज़ुहैब साहब ने जैसे कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 50% तक आप वापस भी ले जा सकते हैं। पहले तो 50 भी नहीं था, 30 था, उससे पहले और भी कम था, वरना 70% तक आप तो रखने होते थे। जी राइट। तो वो फिर अभी 50% पे भी लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़े बाहर खर्च करने की तो हम 100% बाहर भेज सकें। लेकिन वो उस बंदिश की वजह से फिर वो कुछ पैसे रखते ही बाहर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि वो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली, क्योंकि सेल्स जितनी भी है वो बाहर है। सही है। ये पाकिस्तान में हम जो काम करते हैं ये एक किस्म का बैक ऑफिस काम करते हैं। सेल इज इन यूएस या यूरोपियन कम्युनिटी या और जगहों पे। तो ज़ुहैब साहब, इज इट करेक्ट कि वो पाकिस्तान इज बेटर मार्केट एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान में हम ज़्यादा अच्छे रेट्स पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान इज अ बेटर मार्केट कंपैरेटिवली? देखिए, ये आपने बड़ी अहम बात की कि इस वक्त पाकिस्तान रीजनली आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन के लिए आइडियल कंट्री है। कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम जोन, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और हमारी जो क्वालिटी है, आपको आपके चैनल के तवज्जो से मैं बता सकूं, क्योंकि हम लोग मीडिया में ज़ाहिर अभी इंटरनेट की बंदिश नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात नहीं करते, कि पाकिस्तानी ओरिजिन आईटी कंपनीज ने नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ यूएई डेवलप किया है। अफ्रीकन मार्केट में जो स्टॉक मार्केट के सॉफ्टवेयर हैं वो 40 to 45% पाकिस्तानी ओरिजिन आईटी कंपनी देख रही है। 8 out of 10 टॉप बिल इंडस्ट्री के अंदर कार लीजिंग का सॉफ्टवेयर मेड इन पाकिस्तान ओरिजिन आईटी कंपनी चला रहा है। तो ये पोटेंशियल है। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि टारगेट है हमारा, उड़ान है, देखें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा पेरोल टैक्स का। बाकी सेक्टर्स के अंदर पिछले 15 सालों में इतनी ग्रोथ नहीं आई, और उनके यहाँ इम्पोर्ट भी होती है, उनकी रॉ मटेरियल जो होता है उनको इम्पोर्ट करना होता है। आईटी सेक्टर में कोई चीज़ मेजर इम्पोर्ट नहीं करनी होती। रॉ मटेरियल हमारा ये 63% यंग पॉपुलेशन है। हमें करना क्या चाहिए? आईटी सेक्टर में हमने एक प्रपोजल दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो अप टू 35% सैलरी है, टैक्स है सैलरी पे, इसको आप कम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स डिक्लेयर करके अपना टैक्स सैलरी का बचा के 0.25% पे लेके आते हैं, इसलिए हमने उनको रजिस्टर करने का कहा। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? पाकिस्तान में इस वक्त देखें, हमने पिछले 15-20 सालों में हमारा ब्रांड, हम
गारमेंट्स में अच्छे थे, टेक्सटाइल में अच्छे थे, राइस में अच्छे थे। हमें नॉलेज इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे, हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को दुनिया भर में कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे जहां से हमारा एज अ टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान ब्रांड डेवलप हो, क्योंकि ब्रांड की इस वक्त प्रमोट करने की हमारी शदीद कमी है। 6 से 7 ममालिक के हमारे एम्बेसीज और कमर्शियल अटैचीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सऊदी हो गए, कतर हो गए, आइलैंड हो गए, यूएस में जो भी गए हमारे एम्बेसडर साहब बड़ा आईटी में रहा है। तो इसलिए हमें कुछ STZA आ चुका है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, उसके इंसेंटिव्स को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के बैक ऑफिसेस खुले, वो तब खुलेंगे जब हम उनको कुछ इंसेंटिव्स देंगे। सो वी हैव अ ह्यूज मार्केट अवेलेबल इंटरनेशनली, हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। जो आपने बताया कि पाकिस्तान के पास ये क्वालिटीज़ हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे यूथ है आपके पास, और पाकिस्तान ने इतने बड़े आप जो प्रोजेक्ट्स का हवाला दे रहे हैं UAE के या अदर कंट्रीज़ के वो प्रोजेक्ट किए, तो आप कह रहे हैं वी हैव अ ह्यूज मार्केट, बट ऑल वी नीड टू डू इज़ हमें चैनलाइज करना है अपने इन सारे रिसोर्सेज को और रूल्स को थोड़ा रिलैक्स करके फैसिलिटेट करना है इंडस्ट्री को, ताकि ये पोटेंशियल जो है वो हम अपना हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम ज़ोएब खान साहब, परवेज़ इफ्तिखार साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी मुलाकात होगी आपसे प्रोग्राम में और ज़रा और डिटेल के साथ इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। IT का सेक्टर जो है वो रेवोल्यूशन लेके आ रहा है दुनिया के अंदर, तो हमें इस पर बहुत फोकस करना चाहिए और फैसिलिटेट भी करना चाहिए, और इस इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के एक सिस्टम में रहते हुए जो है वो इकॉनमी को की बेटरमेंट के लिए अपना रोल प्ले करें। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। Until next time, Allah Hafiz. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।